डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिस संदेहास्पद तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, उन्होंने आरोप लगाया था कुछ दिन पहले खाने में जहर देने का, आज उनकी मौत हो गई। आप तो कुछ दिन पहले इस इलाके में घूम के गए हैं। पॉलिटिकल सीन हो गया है, उत्तर प्रदेश में तनाव बढ़ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। लखनऊ भी हाई अलर्ट जोन में आ गया है। हर जिले के डीएम एसपी को विशेष सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कल शुक्रवार है, नमाज होनी है जुमे की, और उस नमाज के मद्देनजर हर मस्जिदों पे बहुत खास निगाह रखी जाएगी। बहुत हाई अलर्ट जोन में आ गया है उत्तर प्रदेश। आपकी टिप्पणी। ये बहुत दुखद है। सबसे पहले तो मैं दिवंगत को अपनी श्रद्धांजलि पेश करूंगा और उनके परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत मिले। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। मानव मनुष्य होने की बोध को मनुष्य ने बहुत लंबे संघर्ष करके अर्जित किया, अपने को तमाम पशुओं की श्रेणी से बाहर किया और उसने कुछ मूल्य गढ़े कि हम न्यूनतम मनुष्य होने की न्यूनतम कुछ शर्तें निभाएंगे। इस देश के जेलों पर लिखा होता है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अभी तो बात इस पर हुई ही नहीं कि अपराधी असल में कौन है, लेकिन अभी पहली टिप्पणी मेरी ये है कि क्या एक जेल में बंद व्यक्ति का मानव अधिकार कहाँ है? अगर वो ये आरोप लगा रहा है कि उसे जेल में जहर दिया जा रहा है, तो क्या ये इतनी सामान्य बात है? चंद रोज पहले उनके परिवार के लोग जाकर मिलते हैं और परिवार के उनके सगे बेटे को मिलने नहीं दिया, भाई को भी परेशान कर रहे थे। वो जाके जब मिले तो उन्होंने भी ये कहा कि ये तो जैसे लग रहा है कि हत्या करने की कोशिश की जा रही है। संगीन आरोप लगाए जा रहे थे। इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि ये सामान्य मौत नहीं है। ऐसा लगता है कि इस देश में इस मौत के बाद, मैं दो बातें आज की टिप्पणी में केवल कहना चाहता हूं जिसलिए मैं जुड़ा आपके इस बातचीत में। कौन लोग हैं जो ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं? मिट्टी में मिला दिया। बड़े बड़े पत्रकार लिख रहे हैं मिट्टी में मिला दिया। कहां गई कानून व्यवस्था? ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है या नहीं? अगर 600 वकील लिखते हैं कि न्यायपालिका में कोई दिक्कत है, तो इसकी बात करने के साथ साथ क्या न्यायपालिकाओं को बंद कर देना चाहिए? क्या अब इस देश में इस तरह से चीज खत्म की जाएगी? अगर मिट्टी में मिला दिया, अगर एक बड़ा पत्रकार टीवी का लिखता है, तो इसका मतलब कोई मिट्टी में मिला रहा था कानून को धता बताते हुए। कोई चाह रहा था कि ये मिट्टी में मिल जाए, और इसलिए एक एक अपराधी को लाइव कैमरे के सामने आप गोली मारते हैं। ये सामान्य नहीं है। कोई भी सामान्य राजनीतिक समझ का व्यक्ति ये बात समझता है कि आप इसके पीछे की राजनीति क्या खेलते हैं। ये विजुअल जो गए, उसके बाद क्या क्या असर हुआ। चुनाव के ठीक पहले ये जो कुछ हुआ, पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश जेल लाने की इतनी हड़बड़ी, क्या क्या नहीं हुआ था। और फिर दो राज्यों की पुलिस टकरा रही थी और फिर उन्हें यहां बुलाया गया, और बुलाने के बाद आज जेल में ऐसे ऐसे जैसे लगता है कि कोई अपराधी हो जिसको बाकायदे मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। तो ये कौन सा रूल ऑफ लॉ इस देश में बचेगा? क्या इस देश की जेलों से कई साल तक कैद रहने के बाद लोग बेगुनाह नहीं बरी हुए? क्या इस देश के जेल में आज की तारीख में दो दो मुख्यमंत्री जेल में नहीं बंद है? क्या इस देश में आज भी उप मुख्यमंत्री और सांसद जेल में नहीं बंद है? पत्रकार जेल में नहीं बंद है? प्रोफेसर जेल में नहीं बंद है? क्या इन सबको मिट्टी में मिला देंगे? नहीं। धर्म है साहब जिसे बोलने में लोग आज बच रहे हैं, वो मुसलमान है। मुख्तार अंसारी एक मुसलमान है, और जिसके साथ ये हुआ, ये खबर इसको ऐसे पेश की जाएगी, और ट्विटर पर देख लीजिए साहब क्या लिखा जा रहा है।
ये एक तो हमने अपने समाज को यहां पहुंचा दिया। अब मैं दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। इस देश में मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं, मैं पूर्वांचल, मेरा आजमगढ़ घर है, और मैंने वो दुनिया तो देखी नहीं, क्योंकि मेरे पहले की पीढ़ी ने सामंती ताकतों से वो लड़ाई और लड़ी, कुर्बानी दी, जिससे समाज में एक नए तरह का समीकरण बदला। आज जिसे बाहुबली कहा जाता है, गुंडा कहा जाता है, अपराधी कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या है? क्या उसी पूर्वांचल में कई आज भी बाहुबली ऐसे नहीं हैं जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिन्हें तमाम तरह की सुरक्षा प्राप्त है, जिनके खिलाफ बयान दर्ज कराने का इंतजार हो रहा था कि मुख्तार अंसारी अगर वो बयान दर्ज करा देते तो कई और रसूखदार जेल में होते। एक पक्ष इसका ये है। तो कौन अपराधी बनाया गया, किसकी नजरों में बनाया गया? मुख्तार अंसारी को उनके इलाके के लोग मसीहा के रूप में मानते हैं। मैं ये बात लाइव आपके सामने दर्ज करना चाहता हूं। एक मुसलमान ये बात नहीं बोल पाएगा, उसको पाकिस्तानी कह दिया जाएगा। लेकिन मैं भी जब बोल रहा हूं तो मुझे भी कहा जाएगा कि तुम देशद्रोही हो, धर्मद्रोही हो। क्यों? ये बात क्या बोली नहीं जाए कि मुख्तार अंसारी ने किसकी जमीन हड़पी थी? मुख्तार अंसारी ने किस गरीब कमजोर विधवा को परेशान किया? वो तो वो व्यक्ति था जिसके इलाके के लोग उसे अपना मसीहा मानते हैं। तो वो कौन सी परिभाषा है जिसके तहत कुछ लोग तो डाकू, डकैत, गुंडे, मवाली और माफिया बन जाते हैं, और कौन सी वो परिभाषा है जिसके तहत कुछ जातियों के लोग बाहुबली होने के बावजूद दबंग बनकर अपने इलाके के रसूखदार और ताकतवर बन जाते हैं? इस सामाजिक संदर्भ को मैं जरा खंगालना चाहता हूं। पूरे पूर्वांचल में इस बात को कौन नहीं जानता है कि सामाजिक समीकरण वहां कैसा था? आप आपके थाने ऐसे नहीं थे जहां पर जाकर के लोग अपनी रपट लिखवा सकें। अन्याय और शोषण और अन्याय अत्याचार का अगर कोई शिकार हो रहा है तो उसके पक्ष में खड़ा होने वाला कोई नहीं था, क्योंकि थानों में कौन लोग थे, न्यायपालिका उनके चार दीवारी तक पहुंची नहीं थी। और मुख्तार अंसारी ने, एक वीडियो है संजय जी, उस वीडियो में दंगे के बीच में वो अपनी खुली जीप से निकलकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में चले जाओ, दंगे मत करो। उसी वीडियो को चलाकर उन्हें दंगाई बताया गया। और दंगाई कौन है, तड़ीपार कौन रहा, अपने मुकदमे किसने वापस लिए, बहुत सारी लंबी फेहरिस्त है कि अब कब आप ताकत में हैं तो आप अपने प्रतिपक्षी को अमानवीय स्तर पर जाकर के मारेंगे, और एक दहशत का वातावरण पूरे देश में फैल जाए कि अगर तुम मुख्यमंत्री हो तो भी तुम्हें अगर जेल में डाल दिया गया तो सामान्य नागरिक तो प्रजा बन गई ना, फिर कौन विरोध करेगा, फिर कौन बोलेगा? और इसलिए ये जो पूरा प्रकरण है संजय जी, इसे आज से 30-40 साल पहले के उत्तर प्रदेश तक ले जाना चाहिए। उस उत्तर प्रदेश तक ले जाना चाहिए जहां वर्चस्व एक ही तबके के सामंतवादी लोगों का हुआ करता था। उस सामंतवादी व्यवस्था का सामाजिक संदर्भ अगर नहीं समझा जाएगा तो जो वंचित, शोषित, कमजोर के पक्ष में खड़े होकर लड़ने वाले लोग हैं, वो माफिया बनाते और मिट्टी में मिलाते चले जाएंगे। वो लोग जो आपके नई पीढ़ी के लोगों को ये समझा देंगे कि एक माफिया था, मिट्टी में मिला दिया। ये जो कानून व्यवस्था है, अगर इसे उस सामाजिक संदर्भ तक नहीं ले गया गया और इसे ऐसे ही प्रचलित होने दिया गया कि बिके हुए मीडिया के एंकर, टेलीविजन चैनल के लोग और थोड़े से वर्चस्ववादी सामंती जो आज खुश हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्यों खुश हो रहे हैं, क्योंकि उस पूर्वांचल का समीकरण बदल दिया गया। उस पूर्वांचल में अब एक ही तरह के लोग दबंग होंगे जो सरकारी सुरक्षा में घूमेंगे। अब उनके उनके असलहे वैधानिक हो जाएंगे, उनकी गुंडई वैधानिक हो जाएगी, उनकी दबंगई प्रजा के कल्याण का कल्याणकारी योजना बन जाएगी। और जो कमजोर का पक्ष लेकर के लड़ने खड़ा हुआ था पूरे देश का, और मैं खासकर उत्तर भारत के संदर्भ में आपका चैनल चूंकि बहुत लोग देखते हैं, और इस गंभीर बात को मैं कहना चाहता हूं, छोड़ दीजिए भी मुख्तार अंसारी, एक व्यक्ति पर बात ही नहीं मैं कर रहा हूं, मैं उस 50 साल पुराने संघर्ष की बात कर रहा हूं। किसने खटिया पर बैठने नहीं दिया,
पानी पीने नहीं दिया, रोड पर चलने नहीं दिया, आपने कोई चीज कही, कब आपका खेत लूट लिया, कब आपकी बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, इसका तो कोई कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और जो लोग उस तबके से खड़े हुए, रमाकांत यादव उसी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले, क्या रमाकांत यादव सबसे बड़े अपराधी हैं? वो आज जेल में है, फतेहपुर जेल में बंद है। क्या आजम खान इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधी हैं? क्या अब मुख्तार अंसारी से बड़ा अब कोई अपराधी प्रदेश में नहीं बचा? बचा है साहब, लेकिन वो कुछ और समीकरण के तहत देवता बने बैठे हैं और पूरे पूर्वांचल का समीकरण बदलने के लिए किया गया। और आखिरी बात, चुनाव है ना, चुनाव में एक एक चीज मायने रखती है। चुनाव के ठीक पहले यह जो कुछ हुआ है, मैं तो फिर से दावा कर रहा हूं, उठाइए ना मुख्तार अंसारी की पूरी जीवन गाथा, उठाइए मुख्तार अंसारी ने जहां जहां गलत किया होगा उसका हिसाब दीजिए। और जो लोग मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को मसीहा मानते हैं, अपना नायक मानते हैं, आधी रात को उनके साथ खड़े होने की बात करते हैं, आज वो मुसलमान है, आप मिट्टी में मिला रहे, ठीक है भाई, आप ताकत में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आधी रात को घोषित कर सकते हैं वो व्यक्ति आईसीयू में गया, वापस जेल में, फिर आईसीयू, वापस जेल में। क्या हो रहा है ये? क्या आप एकदम न्यूनतम न्यूनतम मानव बोध नहीं बचा है? और 24 के चुनाव के ठीक पहले हो रहा है। संजय भैया, आखिरी वाक्य बोल रहा हूं, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, पूरे उत्तर भारत में जो लोग माफिया, डकैत, डाकू, दबंग, गुंडे कहे गए हैं, एक बार जरा इतिहास पर देखिएगा, वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इन सब को मसीहा, जो जो अपने लोग मसीहा मानते हैं, उनको सरकारें, तानाशाही सामंती लोग, गुंडे और माफिया बोलते हैं। तो सीधे तो आप लड़ नहीं पाए। उस समय लड़ाई दूसरे माफिया की थी, वो माफिया लड़ा, दूसरा माफिया उससे लड़ा। इस देश में इतिहास को भी राजा राजा से लड़ा तो हिंदू मुसलमान बना दिया गया। माफिया माफिया से लड़ रहा है, लेकिन एक माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा और दूसरे माफिया को सरकारी संरक्षण प्राप्त होगा। मैं आखिरी में केवल ये कहना चाह रहा हूं, 24 के पहले का ये ट्रिगर अलार्म है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी बात पर भी इस देश की जनता को कुछ नहीं समझ में आया, दो मुख्यमंत्रियों के जेल में डाले जाने के बाद भी इस देश की जनता को नहीं समझ आया, चुनाव के ठीक पहले ये जो हुआ है, क्या आपको लगता है उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी बदलेगी इस घटना के बाद? क्यों आप पुलिस लगा रहे हैं? क्या क्या केवल इसलिए क्योंकि मुसलमान सामने आ जाए? नहीं साहब, जिन्हें आपने मिट्टी में मिलाया ना, कोट अनकोट में बार बार कह रहा हूं, मिट्टी में मिलाया है ना, कानून और व्यवस्था को धता बताते हुए आप केवल एक पैगाम देना चाह रहे थे, और वो पैगाम डराने का है, वो पैगाम हताश करने का है, जेलों का, गोली का, बंदूक का, कभी गाड़ी पलटा देंगे, कभी लाइव टेलीविजन पर गोली मारेंगे, और कभी धीमा जहर, खुद मुख्तार अंसारी उनके परिवार ने कहा धीमा जहर देकर मारेंगे। फिर बोलेगा कौन साहब? फिर लड़ेगा कौन? फिर तो सारे लोग चुप हो जाएंगे। यही ये सरकारें चाहती हैं। इसलिए फिर से मैं दोहरा के जा रहा हूं, पूरे उत्तर भारत के सामाजिक इतिहास को फिर से पढ़ा जाए। जिसने गरीब, कमजोर, मजलूम की बात की, उनके ऊपर इतनी धाराएं, इतने मुकदमे, और एक पक्षी, अगर दो लोग लड़ रहे थे तो एक अपराधी गुंडा माफिया बनाया गया और दूसरा मसीहा बनाया गया, जबकि आम लोग जिसे मसीहा कहते थे उसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये ट्रिगर अलार्म है। अब आगे इस देश की जनता को निर्णय लेना है कि वो इस पूरे प्रकरण से क्या समझती है। लेकिन कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज अगर कहीं भी सांस ले रहा होगा तो शायद ये चीजें उसे दिखेंगी कि मानवीय गरिमा और मानवीय अधिकार शायद अब किसी कब्रिस्तान में दफन होते जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए ट्रिगर है। जी शुक्रिया।